दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एस पी पी चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो पॉलिटी से रिलेटेड है और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, ये जो पेट वाला जो सीरीज चल रही है पेट की, उसमें क्या है, सेक्शनल टेस्ट भी मैं दे रहा हूँ आपको। जैसे पॉलिटी से 5 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो पॉलिटी के 5 क्वेश्चन बहुत मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जो कि मतलब आप उसको हल ना कर पाओ, ठीक है। जैसे मैं प्रश्न अभी आपको बता रहा हूँ, मोर और लेस यही ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे कोई आपको सेंटेंस और ये वाला मतलब 6 फुटा सवाल नहीं मिलेगा, ठीक है। सिंगल सिंगल लाइन, वन लाइनर टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए ये शुरू करते हैं वीडियो को। 30 क्वेश्चन हैं इसमें भी, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन इसमें भी हैं, इसको हल कर लेंगे तो मतलब बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी। तो इसमें मैं आपको आज 30 क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला ही दिया हुआ है, पहला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। तो आप देखिए, प्रस्तावना जरूर याद करके रखिए, एकदम कंठस्थ करके रखिए। अगर नहीं याद है तो वो आपकी मतलब समस्या है। उसको याद करिए, एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए। हम भारत से लोगों को लेकर के और पूरा मतलब अंगीकृत तक, अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं, यहाँ तक पूरा मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक अक्षर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई कोताही नहीं। तो देखिए, प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, यूपी पीसीएस, यूपी में तो स्पेशली पूछा जाता है। तो अगर आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है, तो एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये इसके उसमें मतलब इस तरीके से इसको घोषित किया गया है राज्य को, भारत को। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, मौलिक अधिकार मैं आपको पढ़ाया हूँ, पॉलिटी का मेरा वीडियो, पॉलिटी के पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी लिंक भी दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए। उसमें बहुत सारे प्रश्न मैंने करवाए हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें एडिशनल भी करवाई हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन भी मैंने उसमें समझाया है, कॉन्सेप्ट भी समझाया है। वो अगर कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, समता का अधिकार, ये समता का अधिकार 14 से 18 तक होता है, ठीक है। शोषण के प्रति अधिकार ये आपका 23 और 24 है, ठीक है। हड़ताल का अधिकार कोई अधिकार नहीं होता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 आर्टिकल, ठीक है। ये आर्टिकल लिखे हैं मैंने साइड में, याद कर लीजिएगा इनको। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं है पूछा है, तो हड़ताल का अधिकार ये नहीं है, ठीक है। ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो ये यथोचित प्रतिबंध तो संसद लगा सकती है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद के संघटक हैं, तो संघटक का मतलब ये हुआ कि भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है, तो राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा, ये तीनों मिल करके संसद। अगर कोई बोलता है कि संसद से ये बिल पारित हुआ, ये एक्ट पारित हुआ, ये नियम बना, ये कानून बना, उसका मतलब ये हुआ कि वो पहले लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, फिर उस पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है, तब जाकर वो अधिनियम बना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर 1 2 3, यानी सभी इसमें तीनों शामिल होते हैं। संसदीय प्रकार की जो सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है, तो संसदीय जो सरकार होती है उसकी जो विशेषता है कि वो संसद के प्रति जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है, ठीक है उसका, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं, तो अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो केंद्रीय सरकार के पास में है, ठीक है। जो एक तो राज्य, एक संघ सूची होती है, एक होती है समवर्ती सूची, और एक होती है राज्य सूची। तो ये सब तो अलग अलग हो ही गई, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है जो इनकी मतलब चर्चा नहीं की गई है संविधान में। वो सारे विषय जो हैं उनको अवशिष्ट शक्तियाँ बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी साइबर साइबर क्राइम हो गया, साइबर अपराध हो गया, या न्यूक्लियर, ये सारी चीज़ें हो गई जो मतलब करंट में इश्यूज आ रहे हैं। वो सब विषय किसके अंतर्गत आएंगे, तो वो सब आएंगे जो है केंद्रीय सरकार, ठीक है, संघ सरकार के अंदर। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। तो कहाँ काम करने की अनुमति नहीं होती है, जहाँ से वो उच्च न्यायालय मतलब जहाँ से वो सेवानिवृत्त हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जो जज हैं कोई उच्च न्यायालय के,
वो अगर मान लीजिए प्रयागराज से रिटायर हुए हैं, वहाँ से उनको सेवानिवृत्ति हुई है उनकी वहाँ से, तो वो प्रयागराज हाई कोर्ट छोड़ करके अन्य कहीं भी जगह पर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वकील के रूप में काम करने की उनको अनुमति है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता है, वहाँ से रिटायर होने के बाद आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? जो पंचायत समिति होती है किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभाएं। ठीक है, याद रखिएगा इनको। इसमें देखिए पूछ रहा है पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति जो है वो जिला परिषद के उसमें अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पंचायत समिति की बात कर रहा है वो। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था? देखिए संविधान जब बना था तो उस समय ये सारे शब्द थे, स्वतंत्रता भी था उसमें, समता भी थी, ये न्याय शब्द भी था। लेकिन जो समाजवादी है, ये मैंने पहले भी बताया है, कई वीडियोज़ में बताया है मैंने, कि ये चीज़ें याद रखिएगा। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें 4 वर्ड मतलब जोड़े गए थे, 3 वर्ड जोड़े गए थे, SSID, मतलब ID तो मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, बताता हूँ इसका क्या मतलब है। देखिए सेकुलर, सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड तो जोड़े गए थे। और ये डी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो भी इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी ये। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर ये भी इसमें जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, संघीय सूची में वो जो ट्रिक है वो याद रखिएगा, SSID करके। देखिए ये जो प्रश्न है, 30 प्रश्न तो मतलब इसमें मैं आपको एक एक बता रहा हूँ, लेकिन उसके साथ ही मैं आपको बहुत सारे जो चीज़ें बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन जो व्याख्या करता हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। तो वो भी आप अगर नोट करते चलेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। ठीक है, संघीय सूची में जो विषय है वो 97 विषय हैं। ठीक, तो ये मान के चलिए कि अगर 30 क्वेश्चन है तो वो उसका जस्ट डबल हो जाता है वो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको, और उससे क्या है कि आपको फ़ायदा होगा अगर आप उसको नोट करके रखेंगे या एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, वो प्रस्ताव किसने दिया था? तो जो सबसे पहली कमेटी बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति बनी थी ये। ठीक है, 1957 में रिपोर्ट दिया था इनने। तो ये इसी इसी कमेटी ने त्रिस्तरीय शुरू किया था, मतलब बोला, कहा था कि त्रिस्तरीय होना चाहिए। ठीक है, 3 स्तरीय का मतलब हुआ कि गांव स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर, तीनों। ठीक है, तो इन्होंने तीनों की बात करी थी। लेकिन ये जो अशोक मेहता समिति हैं, ये दोनों में समितियां याद रखिएगा, इसके अलावा भी कई सारी समितियां बनी हैं। वो समितियों के ऊपर एक मैं लेक्चर बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा उस पर। ठीक है, ये इसके अलावा आप ये जो अशोक मेहता समिति देख रहे हैं, इन्होंने 2 स्तरीय की बात की थी, सिर्फ इन्होंने 2 स्तरीय की बात की थी, जिला ये पंचायत समिति की बात नहीं की थी इन्होंने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? देखिए जो संविधान में मूल अधिकार की बात करते हैं, अच्छा प्रस्तावना की बात, इसमें प्रस्तावना की पूछ रहा है, तो प्रस्तावना में देखिए लोकतंत्री गणराज्य बोला गया है, समाजवादी भी कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष भी कहा गया है, लेकिन संघीय शब्द वहाँ पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इसीलिए मैंने बोला कि आपको प्रस्तावना जो है वो कंठस्थ होनी चाहिए, वो रटी होनी चाहिए। बताने का रीज़न, कहने का रीज़न वही है कि कोई सभी किसी भी टाइप का प्रश्न है तो आप उसको गलत ना करिए। ठीक है, 2018 में या 2019, मतलब मुझे लग रहा है कि लगातार ही प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है, कितने टाइप की स्वतंत्रता, कितने टाइप की समता, कितने टाइप को वो क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए ऐसे ऐसे भी दे देगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसीलिए, क्योंकि आपको अगर याद रहेगा तो आप एक बार दिमाग में रिवाइंड करेंगे, याद करेंगे और उसके बाद अपने प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा करने की जो शक्ति होती है वो मौलिक अधिकारिता होती है उसकी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत का अंग नहीं है? तो भारत का अंग विधायिका है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, मीडिया नहीं है। ठीक है, तो शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? तो शासन की जो एकात्मक पद्धति है उसका लाभ होता है कि वो दृढ़ राज्य, एकात्मक पद्धति के मतलब समझ रहे हैं आप, तो वहाँ पे मतलब स्थिरता रहेगी। ठीक है, इसलिए बोला गया है इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो ये 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को
प्रारंभ में मतलब जोड़ा गया था। जो 42वां संविधान संशोधन मैंने बताया कि इसके तहत जोड़ा गया था, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन उसमें कितने जोड़े गए थे? उसमें सिर्फ 10 ही जोड़े गए थे, ठीक है। और ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो सिर्फ 8 ही ये बोले थे, उसे जो रिकमेंडेशन दिए मतलब संस्तुति दी थी वो सिर्फ 8 की दी थी, लेकिन 2 और बढ़ाकर इसमें ऐड किए गए। और 11वां जो है वो कब जोड़ा गया था, आप ये कमेंट करके बताइए, और कौन सा है आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना चाहिए, आप भी कुछ मेहनत कीजिए। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध रूप से चुना गया था? तो ये अपने नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो 75 का 1 कहता है। ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित शामिल है? देखिए, जो ग्राम सभा में शामिल है का मतलब ये हुआ कि वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के मतदाता सूची में है, तो वो सभी जो है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं वो, ठीक है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि जो जनता का जो है वो होना चाहिए, ठीक है। जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनका जो है उसमें ये होना चाहिए, प्रभुत्व होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको भारत को क्या कहा गया है? तो इसमें फिर से वही प्रश्न आ गया है, लोकतांत्रिक, मैंने बताया था ना, समाजवादी। इसका एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस याद रखिएगा, तभी तो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है, लिखा तो सब में वही चीज़ है, शब्द वही है, लेकिन जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस जो दिया हुआ है उसी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ सर्वसत्ताधारी का मतलब हुआ संप्रभुता, ठीक है, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य। अगर आप देखेंगे तो शब्द वही हैं, इधर भी वही लिखा है, यहाँ भी लिखा है सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लेकिन उनका जो क्रम है वो क्रम याद रखिएगा। इसीलिए तो मैंने बोला था शुरू में ही कि आपको प्रस्तावना एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? लिखित संविधान अपना ही है, भारत देश का। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है? तो ये क्या होता है? पृथकता का खतरा होता है। पृथकता का खतरा का मतलब समझते हैं आप? देखिए, जो संघीय शासन होता है उसमें क्या होता है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका जो है उसका निर्माण कैसे होता है? विधायिका के जो सदस्य होते हैं वही तो कार्यपालिका में होते हैं। आप देखते हैं संसद के जो सदस्य होते हैं, मंत्री वही तो बनते हैं, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हों चाहे लोकसभा के, तो वही तो मंत्री बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पृथकता जो है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। ये आपको लगेगा कि यार यही तो हैं, विधायिका में भी वही हैं, वही कार्यपालिका में हैं, तो ये चीज़ें हैं, इसलिए वो लिखा है उसमें कि पृथकता का खतरा रहता है। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण जो है वो दोनों के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट के किस आर्टिकल के अंतर्गत करता है? वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत करता है, और जो हाई कोर्ट होते हैं वो करते हैं 226, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं, सिंगल सिंगल पूछ लेंगे आपसे, ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा है? तो ये जो अनुच्छेद 32 है उसी को डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वही जो मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि वो मूल अधिकारों का संरक्षण देता है, इसलिए, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। तो नेक्स्ट देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ हुआ क्या? मतलब हुआ कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब ये हुआ, ठीक है। वहाँ यहाँ पे चुनाव होता है ना, राष्ट्रपति का देखा होगा आपने, अभी जुलाई में चुनाव हुआ था, तो कोविंद साहब के बदले फिर द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं, श्रीमती, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इसको। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भाग वाला मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। तो भाग 4 जो है वो DPSP से संबंधित है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति आयु होती है तो वो कितनी है? तो देखिए, दोनों का याद रखिएगा आप, चाहे वो उच्च न्यायालय का हो या आपका सुप्रीम कोर्ट का हो। तो उच्च न्यायालय का 60 ईयर्स है और इसका जो है 62 ईयर्स है, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। इसका करेक्ट आंसर तो 60 होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ उसमें 62 है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची और राज्य सूची, इससे प्रश्न एक आध बनता ही बनता है, तो याद रखिएगा उनको। एक बार नज़र से आप निकाल लीजिएगा, जो जितनी भी लिस्ट है, सूची है,
एक बार देख लीजिएगा तो याद रहेगा आपको। वैसे भी अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे थोड़ा सा तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये दोनों में है या ये राज्य का है, ठीक है, लेकिन आप देख लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, मूल्य नियंत्रण दोनों में होता है, राज्य सरकार भी करती है और केंद्र सरकार भी। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, बलवंत राय मेहता समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। इन्हीं इन्हीं के ये इनका पहले सबसे पहले जो कमेटी बनी थी, ये आयोग जो बना था बलवंत समिति, ये इन्होंने ही दिया था। ठीक है, त्रिस्तरीय मैंने बताया भी आपको, तो याद रखिएगा उस चीज़ को। ठीक है, तो ये आज के 30 प्रश्न रहे। आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए, मैंने 30 प्रश्न जरूर करवाए हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दी है। हो सकता है ये आपको पता हो, लेकिन फिर भी आपका रिवीजन हुआ है। तो ये मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन के साथ लगभग 30 से 35 प्रश्न और भी मैंने जो है वो करवा दिए हैं। तो आपके 60-70 क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से तैयार होते रहेंगे। क्वेश्चन 30 है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ। ठीक, चलिए, तो आई होप कि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, वीडियो देखेंगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। चलिए, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।